हर्षदा के साथ मदद लेने के लिए आज दिल्ली से आलोक और रोहन भी जुड़ते हुए नजर आएंगे। इन लोगों से भी आज के स्टॉक्स इन न्यूज पे चर्चा होनी है। सबसे पहले लेकिन आलोक के पास जाया जाए और समझा जाए वो जो 50th जीएसटी काउंसिल की मीट खत्म हुई, उससे हमारे स्टॉक मार्केट के लिए क्या की टेक अवे है, क्या क्या निकल के आया। आलोक, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैं बता दूं, जो 50वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई है, ये बहुत ही एक तरह से बहुत ही ऐतिहासिक है, क्योंकि इसमें जो पिछले कई सालों से 2.5 सालों से जो ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो और हॉर्स रेसिंग को लेकर विवाद चला रहा था, उसका एकदम कहें तो उसको एकदम से खत्म कर दिया गया है। और इसमें सरकार ने काफी एक बड़ी एक तरह से मौके की नजाकत को देखते हुए जीएसटी काउंसिल में फैसला किया। सभी मंत्री जो थे, राज्यों के वित्त मंत्री, उन वो सभी लोग इस ऑनलाइन गेमिंग को लेकर काफी एक तरह से नेगेटिव रुख रख रहे थे, और वित्त मंत्री ने नजाकत को देखते हुए एकदम से कह सकते हैं कि वोटिंग वहीं पे करा दी और सीधे तौर पर इसको पूरे यूनानिमस तरीके से इसको वहां से जीएसटी काउंसिल से क्लियर करा लिया। तो सबसे पहले मैं अगर बात बताऊं कि जो सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सी हुई थी, वो हुई थी कैसीनो को लेकर। कैसीनो में जो शुरुआती दौर में कैसीनो मालिक ये कहते थे कि उनको हमें, क्योंकि हम सर्विस देते हैं, वो हमें जो हमारे जो कमीशन होता है या फिर जो कमाई होती है, उस पर आप 18% जीएसटी ले लीजिए। लेकिन सरकारी अधिकारियों ने, जीएसटी अधिकारियों ने क्या किया 2.5-3 साल पहले, कि उनके जितनी बार वेटिंग होती है, जितनी बार उनके दाव खेले जाते हैं, जितने अमाउंट का उन पे लगता है, जितने अमाउंट का दाव खेला जाता है, उन सबको टोटल करके उन पर 18% जीएसटी लगा दिया। अब इसमें जो कई सारी कंपनियां, डेल्टा कॉर्प जैसी कंपनियां थी, उनके ऊपर सब कुछ मिला के 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का टैक्स डिमांड आ गया। अब ये कंपनियां कोर्ट के चक्कर लगाने लगी। लेकिन जो कल फैसला हुआ है, उसमें सबसे अब कहें तो एक तरह से जो कैसीनो कंपनियां, उनको थोड़ी सी राहत जरूर मिल गई है, क्योंकि अब जो होगा, वो जो एंट्री फीस होती है, यानी कि जो चिप वैल्यू होती है, उसके फेस वैल्यू पर 28% लगेगा। अब बार बार दांव जो खेले जाते हैं उस पर नहीं लगाकर सीधे तौर पर जो सिर्फ चिप जितने का ग्राहक खरीदता है वहां पे, उसके फेस वैल्यू पर 28% जीएसटी लग जाएगा। तो ये एक तरह से कैसीनो मालिकों के लिए थोड़ी राहत है। पहले जो पूरे वैल्यू पर, पूरे फुल वैल्यू पर जो 18% लगता था, वो बहुत ज्यादा अमाउंट हो जाता था। अब थोड़ी सी राहत है। सेम अगर हम देखें उसी तरह से ऑनलाइन गेमिंग को लेकर, तो ऑनलाइन गेमिंग की भी यही दलील थी कि चूंकि हम तो सर्विस देते हैं, हमें 18% जीएसटी लगना चाहिए। लेकिन सरकार ने एक के बाद ताबड़तोड़ टैक्स नोटिस भेजी। गेम क्राफ्ट पर 22,000 करोड़ रुपए का नोटिस भेजा, कोर्ट में मामला चला गया। लेकिन कल जो फैसला हुआ, उसमें साफ साफ ये कह दिया कि फैसला वही रहेगा, जो आपका जो फुल वैल्यू होगा, जितने पर आपकी बेटिंग होती है ऑनलाइन गेमिंग में, उसकी फुल वैल्यू पर 28% जीएसटी लगाई जाएगी। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। वही हाल हॉर्स रेसिंग को लेकर है। हॉर्स रेसिंग में भी यही था कि हम कमीशन पे हमें 18% जीएसटी लगाइए, लेकिन सरकार ने कह दिया कि नहीं, जितनी बार जितना का आप टोटल फी होगी, एंट्री फी होगी हॉर्स रेसिंग में, उस पर आपको 28% देना पड़ेगा। यानी कि जितनी आप कलेक्ट करते हैं हॉर्स रेसिंग में फीस, एंट्री फीस, उसके फुल वैल्यू पर आपको 28% जीएसटी लगाया जाएगा। तो कुल मिलाकर देखें तो पहले जो ऑनलाइन गेमिंग को लेकर ये लगातार विवाद काफी लंबे समय से चल ओके रहा था। आलोक। कैसीनो को लेकर और हॉर्स रेसिंग को लेकर सरकार का इरादा बिल्कुल साफ था। ओके आलोक, बहुत बहुत शुक्रिया। एक्चुअली थोड़ा सा मुझे अभी भी कंफ्यूजन है इस चीज़ को लेकर, क्योंकि इशू क्या हो रहा है। अच्छा, फॉर एग्जांपल आप अगर ऑनलाइन पोकर खेल रहे हैं मान लीजिए, तो उसमें क्या होगा, आप एक तो होता है रेक, कसिनो जो ऑलरेडी हर बेट पे 5% लेता है। एक क्या है, गवर्नमेंट का भी 28% का रेक जाने वाला है। तो मतलब ये अगर ये इस फॉर्म में है, तो ऑनलाइन गेमिंग तो खत्म है। आप मान के चलिए ऑनलाइन गेमिंग खत्म है, अगर ये एज इट इज़ इम्प्लीमेंट हो रहा है कि हर बेट पर अगर आपका 28% जीएसटी लग रहा है, तो इवन आप एंट्री फीस पर जीएसटी ठीक है, लेकिन आप मान लीजिए वहाँ गए, आपने 10,000 रुपये के चिप्स लिए और 28% जीएसटी लगा, आपको 7200 की चिप्स मिले मान लो, पहले तो उस पर जीतिए। उसके बाद जो आपकी विनिंग होगी वो 7200 पे मानी जाएगी 10,000 पर, उस पर फिर टीडीएस कटेगा, और टीडीएस कसिनोज में सीधा 30% कटता है। टीडीएस वहाँ ये नहीं है कि आपका 10%। और एक चीज़, कसिनोज में या ऑनलाइन गेमिंग में ये नहीं होता कि आपने अगर लॉसेस करें मान लो, तो वो आपको टीडीएस से एडजस्ट हो जाएंगे, वो सेट ऑफ नहीं होंगे। जो सेशन में आपके लॉस हो गए वो लॉस हो गए, जो सेशन में आपकी विनिंग है वो आपकी विनिंग है। तो ये तो मुझे लग रहा है कि खैर बहुत बड़ा नेगेटिव है। लेकिन चार्टिकली भी एक्चुअली एक बार डेल्टा कॉप का चार्ट लेकर आइए। पिछले 3-4 दिन पहले इसमें थोड़ी वीकनेस थी,
और कल हालांकि थोड़ा रिकवर हुआ ये स्टॉक, लेकिन बैन में है, तो कल की रिकवरी के इतने मीनिंग नहीं थे क्योंकि ये स्टॉक बैन में था। बट थोड़ा सा इसका लंबा चार्ट लेकर आइए, 1 महीने का चार्ट करीब करीब 1.5% नीचे है ये स्टॉक का, और 3 महीने का चार्ट देखिए करीब करीब 30% ये स्टॉक रैली कर चुका है। तो एक्सपेक्टेशन थी कि बड़ा रिलीफ मिलेगा, वो रिलीफ आया नहीं है मेरे ख्याल से। तो ये यहाँ पर अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर आएगा। लेकिन मयूरेश, आपका क्या व्यू होगा डेल्टा कॉर्प पर? नहीं, यू आर एब्सोल्युटली राइट अनुज। अगर ये करंट स्थिति में रहा है तो आई थिंक यू आर ऑलरेडी डाउन बिफोर यू हैव स्टार्टेड प्लेइंग ऑलमोस्ट 28% और उसके ऊपर आप जीत भी गए तो आई थिंक उस पे एक एडिशनल टीडीएस जो 30% कटता है वो एक एडिशनल बर्डन होगा। तो कहीं ना कहीं आई थिंक ये डिटरमेंटल तो है ही पूरे इंडस्ट्री के लिए इन द करंट फॉर्म। बट क्या रोल बैक हो सकता है विद द फीडबैक दैट दे माइट पॉसिबली गेट, ये देखना लाजमी होगा। बट इफ दिस कंटिन्यूज इन द करंट स्टेट, मुझे लगता है आई थिंक द इंडस्ट्री इज ऑलमोस्ट फिनिश्ड। चलिए, इस पे अब व्यू नहीं लेता स्टॉक पे। स्टॉक देखते हैं कितना दबाव के साथ खुलेगा, उसके बाद एक्सपर्ट से जानेंगे भाई क्या करना है। आलोक कुछ कह रहे थे, आप हाथ उठा रहे थे, सॉरी। बिल्कुल, मैं यही कह रहा था कि जो कैसीनो में जो बार बार बेट लगाने पर जो 28% जीएसटी लगाने की बात होती थी, वो करेक्ट नहीं है, क्योंकि जो कैसीनो में एंट्री फीस जो होती है जिसपे चिप खरीदते हैं उसी पर 28% लगाना है। अभी तक जो जीएसटी अधिकारी करते क्या थे कि जितनी बार गेम लगाई जाती थी उस पर 18% चार्ज कर देते थे, वो बहुत ज्यादा अमाउंट हो गया था। अब एक तरह से देखें तो कैसीनो को थोड़ी सी राहत तो है ही है, क्योंकि अब सिर्फ एंट्री वैल्यू यानी चिप वैल्यू के पर 28% जीएसटी लगेगा। भाई साहब, ये है क्लैरिफिकेशंस। डेल्टा कॉर्प आज का स्टॉक इन फोकस। क्विकली रोहन के पास चला जाए। स्पाइसजेट पे कुछ फ्रेश दिक्कतें। रोहन, कैसे रीड करूं ये डीजीसीए एडिशनल सर्विलेंस, क्या मतलब, क्यों कर रहा है ऐसा? जी, दरअसल मानसून का समय है और मानसून में सुरक्षा से जुड़ी कोई दिक्कत ना हो इसके लिए डीजीसीए ने स्पाइसजेट को इनहैंस सर्विलेंस मैकेनिज्म में रखा है। अब तो स्पाइसजेट ही क्यों, तो पिछले साल आपको याद होगा कि स्पाइसजेट में सुरक्षा से जुड़ी कई सारी घटनाएं हुई थी। इनफैक्ट 8 घटनाएं हुई थी जून जुलाई के बीच में। तो पूरे मानसून में स्पाइसजेट को इस सर्विलेंस में रखा जाएगा। इसमें होगा क्या, तो इनमें इनकी ज्यादा चेकिंग की जाएगी, स्पॉट चेकिंग की जाएगी, नाइट सर्विलेंस बढ़ाया जाएगा ताकि सुरक्षा से जुड़े जो कोई दिक्कत है ना हो। क्योंकि पिछले साल आपको याद होगा कि तकनीकी दिक्कतें रही थी। इनफैक्ट रिस्ट्रिक्टेड कैपेसिटी में उनको कई महीनों तक रहना पड़ा था, इंजन फेलियर्स हो रहे थे। इस तरह की दिक्कतें ना हो इसलिए इस मैकेनिज्म को लाया गया है। हालांकि डीजीसीए से हमने बात की तो उनका यह कहना था कि इसका ऑपरेशंस पे कोई इंपैक्ट नहीं होगा। जो इंस्पेक्शन, जो रूटीन इंस्पेक्शन है सिर्फ उसको बढ़ाया जाएगा। लेकिन स्पाइसजेट की तरफ से अभी तक इस पे कुछ नहीं कहा गया। उनको कहा गया, उनकी तरफ से यह आया है कि हमें कोई इत्तला नहीं दी गई है। लेकिन डीजीसीए से हमने ये कंफर्म किया है कि अगले कुछ महीने जब तक ये पूरा मानसून चलता है, डीजीसीए जो है निगरानी बढ़ाएगा स्पाइसजेट की, और उनके जो टेक्निकल जो स्पेसिफिकेशंस है उनकी ज्यादा जांच की जाएगी। स्पाइसजेट के साथ दिक्कतें हैं, वो मैं पढ़ रहा था। मारंस ने भी कहा है कि कोई क्वेश्चन नहीं है एमिकेबल सेटलमेंट का। फाइनेंशियल दिक्कतें हैं, वो लेसर्स की तरफ से जहाज वापस लेने के लिए तमाम कोर्ट्स में गुहार लगी हुई हैं। आज ये फंड रेजिंग भी करने की तैयारी कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा, बोर्ड मीट भी है पैसे जुटाने पर। देखते हैं कितना फंड किस मींस के थ्रू कौन डालता है पैसा स्पाइसजेट पे। लेकिन चार्ट्स पे कैसा प्लेस्ड, गाबा सर क्विकली। स्पाइसजेट बिल्कुल, स्पाइसजेट का जो चार्ट है उसके हिसाब से लगता है कि लोअर लेवल में 25 के आसपास सपोर्ट है। शायद कुछ ना कुछ रेजोल्यूशन आना चाहिए, लेकिन है चार्ट वीक। अब मूव मिल सकते हैं लेकिन चार्ट वीक है। सपोर्ट है करीब 28, जब तक वो बरकरार है तब तक ठीक है। ठीक बात। हर्षदा, विप्रो सुबह सुबह कुछ खबर आ गई है? विप्रो की तरफ से एक बड़ी डेवलपमेंट आ गई आशीष। परसों नतीजों का इंतजार रहेगा, लेकिन विप्रो ने दरअसल एक नया प्लेटफॉर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए खास तौर से लॉन्च किया है और अगले 3 सालों के लिए कंपनी कह रही है वो $1 बिलियन तक का पैसा इन्वेस्ट करते हुए दिखाई देंगे। तो क्लियर कट फाइनेंशियल कमिटमेंट भी आ रही है। तो विप्रो AI 360 नाम का दरअसल ये प्लेटफॉर्म है जो कंपनी ने लॉन्च किया है। अब यहां पर कंपनी बेसिकली तैयारी कर रही है कि आगे जो भी बिजनेस प्रोसेस ये डिलीवर करते हैं अपने क्लाइंट्स के लिए, उन सब में कहीं ना कहीं आगे AI की जरूरत होगी। तो उसी की तैयारी दरअसल इस समय कंपनी करती हुई दिखाई दे रही है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एज इट इज और जनरेटिव AI पर कंपनी का अब फोकस रहेगा, क्योंकि वहां पर उनको काफी बड़े मौके दिख रहे हैं। क्लाउड पार्टनरशिप, डेटा एनालिटिक्स में बड़े मौके दिख रहे हैं जहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जनरेटिव AI का इस्तेमाल किया जाएगा। इसीलिए कंपनी अभी से तैयारी कर रही है। कंपनी के जो करीब 2.5 लाख कर्मचारी हैं
उनको अगले 6 से 12 महीनों में स्पेसिफिकली एआई रोल्स के लिए ट्रेन किया जाएगा और कंपनी ने इनफैक्ट एक रोड मैप तय कर लिया है कि यहां से आगे विप्रो का नाम सिनोनिमस होगा एआई लीडर्स में, इसीलिए वो $1 बिलियन तक का इन्वेस्टमेंट भी इस स्पेस में आता हुआ दिखाई देगा। एआई पे स्पेंड करना ही पड़ेगा अगर आपको, दिस इज पार्ट ऑफ डूइंग बिजनेस। पर परसों कर लेते हैं अनाउंसमेंट, रिजल्ट आने वाले थे, रिजल्ट से एक दिन पहले इस तरह का बड़ा सा अनाउंसमेंट क्यों करना? संभालने की कोशिश हो रही है क्या? खैर भाईती साहब, विप्रो चार्ट्स पे कैसा प्लेस्ड? आशीष जी, चार्ट्स पे एक हल्का कंसोलिडेशन चल रहा है, बट जिस हिसाब से 20 डेमो पे प्लेस्ड है, एक अच्छा स्पॉट और रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से काफी फेवरेबल है। मुझे लगता है कि लॉन्ग पोजीशन अटेम्प्ट करना चाहिए विप्रो में इन लेवल्स पे। 388 का एक स्टॉप लॉस लगाकर इसमें तेजी की जा सकती है फॉर अ टारगेट ऑफ 400 के टारगेट के लिए। ओके, विप्रो की ये कहानी, परसों नंबर्स विप्रो के। आज आने हैं टीसीएस और एचसीएल टेक के। एक काम करिए, सावंत साहब नहीं, सचिन के पास जाऊंगा। सचिन, जरा देख के रखिएगा, दोनों में कोई रणनीति बनाना चाहोगे शाम को बाजार बंद होने के बाद आने वाले नंबर्स की तैयारी में? आप चेक करके रखना। उससे पहले मैं हर्षदा के पास जा रहा हूं। आईटीसी भी रडार पे आता हुआ वापस, क्यों? आईटीसी के लिए इनफैक्ट एक पॉजिटिव ये है कि जो कंपनी के करंट एमडी और चेयरमैन हैं संजीव पुरी, उनको दरअसल अगले 5 सालों के लिए एक्सटेंशन मिल गया है, तो ये पद पर दरअसल बरकरार रहने वाले हैं। 2029 तक दरअसल संजीव पुरी इस पोजीशन को होल्ड करते हुए दिखाई देंगे। तो बेसिकली बिजनेस में कंटिन्यूटी देखने को मिलेगी। हम सब जानते हैं कंपनी बड़े पैमाने पर, एक्सपेक्टेशन तो है वो वैल्यू अनलॉकिंग पर फोकस करती हुई दिखाई देगी। अब देखते हैं ये कब तक और कितनी जल्दी होता हुआ दिखाई देगा। ध्यान रहे कि 2017 में इन्होंने सीईओ के पद पर नियुक्त किया गया था, फिर 2019 में एमडी बने और उसके ठीक बाद एमडी चेयरमैन का पदभार इनके हाथ सौंपा गया था। 1986 के आसपास कंपनी को ज्वाइन कर चुके हैं संजीव पुरी, तो एक अच्छी खासी लेगेसी है और इनको बट ऑब्वियसली एक एक्सटेंशन मिला है अगले 5 सालों के लिए। एक्सटेंशन मिला है और बहती साहब का प्रेफर्ड पिक भी है, आज का टॉप कॉल है, तो उस पर वापस रिविजिट करने की जरूरत है नहीं। वो दिखा दीजिएगा जो बहती साहब के आज की लेवल्स हैं, टारगेट्स और स्टॉप लॉसेस। हर्षदा, बाकी के कौन से स्टॉक्स हैं? M&M रेडार पर रहेगा। जून का बिजनेस अपडेट आ गया है। कंपनी ने दरअसल इस महीने में 19% ज्यादा गाड़ियां प्रोड्यूस की हैं। 64,063 यूनिट्स दरअसल ये प्रोड्यूस करते हुए दिखाई दिए हैं। साल दर साल के आंकड़े हैं, ये याद ध्यान रहे। सेल्स में लगभग 17% का इजाफा देखने को मिला है जून के फिगर में, और साथ ही साथ एक्सपोर्ट्स पर प्रेशर कायम है जो लगभग 10% घट रहा है, तो वो स्टॉक आप रेडार पर रखेंगे। हैप्पीएस्ट माइंड पर ध्यान दीजिएगा। हैप्पीएस्ट माइंड ने अपना QIP लॉन्च कर दिया है। फ्लो प्राइस करीब 972 रुपीस प्रति शेयर के आसपास आका जा रहा है। कंपनी दरअसल 500 करोड़ रुपए रेस करने की तैयारी कर रही है। याद रखिएगा कंपनी के पास अप्रूवल है 1400 करोड़ का फंड रेस करने का। इस समय कैश जो है बैलेंस शीट में 730 करोड़ का कंपनी के हाथ में है, और कंपनी कह चुकी है कि 2031 तक करीब $1 बिलियन तक का वो रेवेन्यू कमाना चाहते हैं, जिसमें M&A एक मेजर पार्ट रहेगा इस रेवेन्यू गाइडेंस को अचीव करने के लिए। तो कंपनी लार्जली फंड्स रेस कर रही है उन पर्टिकुलर एम्बिशंस को अचीव करने के लिए। साथ ही साथ आज प्रेस्टीज एस्टेट्स रेडार पर रखे। प्रेस्टीज एस्टेट्स ने देश के सबसे एक्सपेंसिव दरअसल रियल एस्टेट डील को अंजाम दिया है। साउथ मुंबई में 704 करोड़ की जमीन इन्होंने खरीदी है। ये प्राइम सी फेसिंग लैंड पार्सल है, मरीन लाइंस और चर्नी रोड के बीच में। ये डीबी रियल्टी से एक्वायर किया गया है, और इस पर्टिकुलर डील में जो प्लॉट साइज है 1 एकड़ का 306 करोड़ पर आका गया है, तो बहुत ही बड़ी डील है ये दरअसल प्रेस्टीज के लिए। वो स्टॉक रेडार पर रहेगा। न्यूज़पेपर में दरअसल ये डिटेल्स छपे हैं। लुपिन के लिए एक पॉजिटिव अपडेट आता हुआ, एक क्लीन चिट मिल रही है US FDA की तरफ से इनकी पीथमपुर यूनिट 2 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के लिए। मार्च 21 से 29 के बीच दरअसल फिर जांच हुई थी, और कंपनी यहां से ओरल सॉलिड्स और ऑप्थेमोलॉजी के कुछ ड्रग्स मैन्युफैक्चर करती है। तत्व चिंतन फार्मा भी आज खबरों में है। बोर्ड ने अप्रूवल दे दिया है 200 करोड़ दरअसल रेस करने का। स्टरलाइट टेक्नोलॉजी ने पार्टनरशिप की है दरअसल विंडस्ट्रीम के साथ। एक US बेस्ड एंटिटी है ये, और लार्ज स्केल फाइबर एक्सपेंशन प्रोजेक्ट्स US में ही दरअसल ये लेते हुए दिखाई देंगे। HOEC की सब्सिडरी ने दरअसल बैलेंस
जियो एनप्रो पेट्रोलियम में 50% खरीद लिया है। ये लार्जली खरसंग ऑयल फील्ड में इनका जो इंटरेस्ट है वो बढ़ जाता है लगभग 35% के आसपास का, तो वो एक और पॉजिटिव। ओएनजीसी आप मेंशन कर ही रहे थे, जिस तरह से कच्चे तेल के दामों में इजाफा बनता दिखाई दिया है, तो ये कुछ स्टॉक्स डेफिनेटली रेडार पर रहेंगे। एचडीएफसी क्योंकि बाहर हो रहा है और आज लास्ट ट्रेडिंग सेशन है एचडीएफसी का, तो जेएसडब्ल्यू स्टील, एलटीआई माइंट्री, ये सारे स्टॉक्स जहां पर ये जो सेंसेक्स और निफ्टी का हिस्सा बनेंगे और जो इन्फ्लोज आने वाले हैं उस लिहाज से भी वो स्टॉक्स रेडार पर रखेंगे। वो रखिए सब कंपनीज रेडार पे। लूपिन एक बात ध्यान रखिएगा, बाजार बंद होने से पहले खबर आई थी 5-6 मिनट पहले, तो कुछ हद तक एडजस्टमेंट प्ले आउट, खबर प्ले आउट हो चुकी है। देखते हैं आज उस पर फॉलो अप। खबर अच्छी है, खैर ठीक है। ये कहा अच्छा सचिन, दोनों में से कुछ समझ में आया क्या? टीसीएस, एचसीएल टेक, ये जाने दिया जाए? आशीष जी, अगर दोनों का स्ट्रक्चर देखें तो जिस तरीके से एचसीएल टेक में एक पहले ही गिरावट हुई है रिजल्ट्स के पहले, एंड जिस तरीके से अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नजदीक पहुंच रहा है काउंटर, तो मुझे लग रहा है अगर आज के दिन में भी 1100 के आसपास का स्विंग मिल जाता है तो आई थिंक वो एक बेटर लेवल होगा जहां पर कुछ लॉन्ग्स कंसिडर किए जा सकते हैं। एक काफी ओवरसोल्ड सिचुएशन है 30 मिनट चार्ट्स पे, एंड एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस वहां पर इवॉल्व हो रहा है। सो इमीडिएट बेसिस पे तो नहीं, बट ऑन अ डिक्लाइन क्लोज टू अराउंड 1100 1190 1090 एक बेटर लेवल होगा जहां पर लॉन्ग्स डिप्लॉय करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको 1080 पे लगाना है, एंड अगर कुछ पॉजिटिव ट्रिगर्स आ जाते हैं तो लगभग मुझे लग रहा है 1140 के आसपास के स्विंग भी इस पर्टिकुलर स्टॉक में नजर आ सकते हैं। तो आई थिंक एचसीएल टेक मैं प्रेफर करूंगा। टीसीएस अभी भी थोड़ा सा कंसोलिडेटिव है, 3200 से लेके 3400 का बैंड मुझे लग रहा है अभी भी यहाँ पर बरकरार रहना चाहिए। लोअर एंड ऑफ द बैंड पर फ्रेश लॉन्ग्स बनाने की सलाह होगी, एंड लगभग 3340 3400 के आसपास प्रॉफिट बुक करने की सलाह होगी। तो एचसीएल टेक बेहतर प्लेस्ड है, और एक्चुअली टीयर 1 के सारे यानी कि दिग्गज आईटी कंपनी से रिजल्ट्स आएंगे तो कहा तो ये जा रहा है कि एचसीएल टेक की सबसे अच्छी कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ नजर आएगी। अच्छा, एक और चीज कवर करनी है इससे पहले मैं शो समेटूं। आज प्राइमरी मार्केट में वापस हलचल लौटेगी। एक आईपीओ खुलने जाने वाला है, 10 बजे खुलेगा, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक। इस पे बातचीत करने के लिए एलकेपी सिक्योरिटीज के बैंकिंग एनालिस्ट अजीत कावी साहब स्क्रीन पे आपको नजर आएंगे। अजीत जी, स्वागत है आपका। डिटेल्स लेकर आइए डायरेक्टर साहब स्क्रीन पे। आज खुलेगा, फ्राइडे को बंद होगा। 23 से 25 रुपीज का प्राइस बैंड, कुल मिलाकर 500 करोड़ रुपए जुटाने की योजना, पूरी तरह से फ्रेश इशुएंस, अपने कैपिटल को ऑगमेंट करने के लिए पैसा ला रहे हैं, और ला भी इसलिए रहे हैं, एसेंशियली आरबीआई के नॉर्म्स को सिर्फ मीट करना था, इसीलिए यह आईपीओ आ रहा है। वाराणसी हेडक्वार्टर्ड कंपनी। कावी साहब, हिंदी हार्टलैंड की कोई और लिस्टेड बैंक है क्या जिसका हेडक्वार्टर वहां पे हो? ये पहली ऐसी है ना? मेरे नॉलेज के हिसाब से मेरे पहली बैंक है जो यूपी से लिस्ट हो रही है। अभी सही कह रहा। अच्छा, इसमें व्यू क्या बन रहा है काबी साहब, पैसा डालना है या नहीं डालना? मेरे हिसाब से जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज दिख रहे हैं इस बैंक के वो काफी अच्छे हैं, और उसका जो वैल्यूएशन है काफी चीप है। आप पोस्ट वैल्यूएशन हम लोग उसका प्राइस टू बुक 1.1 का है, जबकि रिटर्न ऑन इक्विटी या रिटर्न ऑन एसेट्स जो है काफी बेहतर है। रिटर्न ऑन इक्विटी अराउंड 22.84% का है और रिटर्न ऑन एसेट्स 2.42% का है। और आप इसको अगर किसी कंपैरेटिव एनालिसिस करें किसी दूसरे स्मॉल फाइनेंस बैंक से, तो रिटर्न्स बहुत काफी अच्छे हैं और वैल्यूएशन काफी चीपर है। सो इन मुद्दों को देखते हुए इसको सब्सक्राइब करना चाहिए। बैंक्स में सबसे बड़ी चीज वो है जो उसके नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स हैं वो 9.15% का है, और उनका बैंकिंग आउटलेट्स जो है 830 बैंकिंग आउटलेट्स है ऑल ओवर इंडिया, जो 40% नॉर्थ इंडिया से है, 40% ईस्ट इंडिया से, और रेस्ट 20% रेस्ट ऑफ द कंट्री से। सो अब दूसरी चीज ये है कि जो अंडर बैंक्ड कम्युनिटी है वो मैक्सिमम ईस्ट इंडिया नॉर्दर्न इंडिया पे लाई करती है, जहाँ पे स्कोप माइक्रो फाइनेंस के बहुत है। और माइक्रो फाइनेंस जो उनका बुक है वो अराउंड 66% का 2/3 ऑफ द बुक है, और उनका डिपॉजिट रेशियो भी काफी अच्छा है। 13,000 करोड़ 13,700 करोड़ के लगभग उनका डिपॉजिट है, और एडवांसेस जो है उनके जो लोन बुक है वो अराउंड 14,000 करोड़ का है। सो क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो भी काफी अच्छा है देखा जाए बाकी स्मॉल फाइनेंस बैंक से। तो और जीएनपी रेशियो जो है उसका 3.23% है, उसके अगेंस्ट जो नेट एनपीए है वो बहुत ही कम है, 0.37% का।
सो बाकी सारे चीजों को देखते हुए रिटर्न रेशियोज जो आपके ठीक है। नेक्स्ट कुछ सालों में आप जब रिकवरी देख रहे हैं माइक्रो फाइनेंस में, तो नेक्स्ट कुछ सालों में हम लोग देखेंगे कि उसके रिटर्न ऑन एसेट्स और रिटर्न ऑन इक्विटी काफी बढ़ेंगे, और इक्विटी लेवल अभी बढ़ने वाला है बैंक का, ठीक है, क्योंकि फ्रेश इशू जो होने वाला है। तो आपने तो इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए उसको सब्सक्राइब किया जा सकता है। भाई साहब बढ़िया चीजें हाईलाइट कर दी हैं, वाकई देख के लग रहा था इसके वैल्यूएशन जब आप कंपेयर करेंगे बाकी स्मॉल फाइनेंस बैंक से तो टेबल पे कुछ छोड़ा है, इसीलिए थम्स अप है सब्सक्राइब करने का। कॉल काबी साहब, थैंक यू सो मच। मुनाफे की तैयारी समेट रहा हूं, शुरुआत पहला सौदा की।